नमस्कार साथियों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं साधारण ब्याज का पार्ट 3 लेकर। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं किस्तों वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। साथियों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है और ये किस्त होती क्या भला है। एक वीडियो काफ़ी होगा किस्तों को निपटाने के लिए, बस एक वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए कोई भी किस्त वाला प्रश्न आपके पास से होकर नहीं गुजर पाएगा आपसे बगैर हल किए। मतलब हर एक प्रश्न को आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो साथियों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। और हाँ, पिछले वीडियो के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, जो कि आप लोगों को बहुत सारा प्यार दिया और वो अभी तक बहुत अच्छा चल रही हैं। उसके लिए आप लोगों को फिर से दिल से आभार। साथियों, वीडियो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एक्सप्लेन की जाती है तो आप लोगों का थोड़ा कहीं ना कहीं मूड बदल जाता है। आप सोचते हैं कहीं बाद में देख लेंगे, लेकिन नहीं साथियों, अगर आपको किस्त वाले प्रश्नों को हल करना है तो आपको ये होता क्या है सबसे पहले जान लेना होगा कि आखिर किस्त है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे फिर आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाओगे। अभी जब आप प्रश्नों को समझ ही नहीं पाओगे तो आप प्रश्नों को कर कैसे पाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे अगले 10 मिनट उधार लेना चाहता हूँ किस्त के रूप में कि आप मुझे 10 मिनट दे दो उधार। मैं 10 मिनट में किस्त की जो भी गाथा है सारा कुछ आपको समझा पाऊँ, और मैं समझा दूंगा, वादा करता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ। बस 10 मिनट आप बने रहिए। यदि आपको ना समझ आए 10 मिनट बाद वीडियो देखना बंद कर देना। अगर आपको ना समझा पाया 10 मिनट में तो आप वीडियो छोड़ के चले जाना। तो अब चलिए, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है किस्त वाले प्रश्नों को। अब किस्त वाले प्रश्नों को कैसे समझेंगे, उसके लिए हमको क्या करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने एक फ़ोन ख़रीदा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये फ़ोन 15,000 रुपये का है और मेरे पास कुल 3,000 रुपये हैं। मैंने 3,000 रुपये डाउन पेमेंट देकर इस फ़ोन को ख़रीदने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार मान गया और उसने ये फ़ोन मेरे को दे दिया। बकाया राशि कितनी, मतलब उधारी मूलधन शेष राशि, उधारी भी कह सकते हैं, मूलधन भी कह सकते हैं। शेष राशि कितनी है तो आप कहेंगे 12,000 रुपये है। ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी दुकानदार यदि 12,000 रुपये उधार करेगा तो वो कुछ तो लालच होगा, किसी वजह कुछ तो उसे फ़ायदा होगा, इस वजह से वो उधार करेगा। ऐसे ही थोड़ी 12,000 उधार कर लेगा। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर उसे ब्याज मिलेगा। ब्याज क्या, वो मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। 12,000 रुपये बेशक बचे हैं, लेकिन हमको 12,000 नहीं 12,000 प्लस करके चुकाने होंगे, वो भी 5 किस्तों में। ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पर। 5 किस्तें हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, मगर इस प्रश्न को समझने के लिए मैंने 5 किस्तें ली। समान किस्तों में मुझे जमा करना है। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया। और दर क्या है, 10% की दर से 5 किस्तों में इस धनराशि को जमा करना। अब इसको तो नहीं जमा कर सकते ना, इससे जो फालतू बनेगी, क्या बनेगी देखिएगा, 50%, 10 पना 50% जो है धन एक्स्ट्रा हमको जमा करना होगा। लेकिन एक्स्ट्रा जमा करने का कंडीशन भी होता है, मैं अभी समझाऊंगा। बस आप इतना समझिए, 12,000 का 50% 6,000 होगा, तो देने के लिए कुल धन कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 100% हमेशा मूलधन को मानते हैं, 50% यदि ब्याज मिल जाए तो 150% हो जाता है। 150% 1200 का कितना होगा, 18,000 रुपये। अब देखिए, जो धन आपका 12,000 था उधारी वाला, वो 18,000 हो गया। लेकिन ये 18,000 आपसे नहीं पड़ेंगे। कब नहीं पड़ेंगे, जब आप किस्तों को कायदे से जमा करेंगे तब। तो कितना पड़ेगा, 12,000 से अधिक, 18,000 से कम। वो अभी मैं समझाऊंगा, आगे चलिए। तो कुल मिला के मुझे दिख रहा है कि 18,000 फाइनल मुझे जमा करना होगा यदि हम किस्तें सही से नहीं चलाते तब। ठीक है, तो कुल धन जमा करने वाला कितना है, 18,000। ये कब, जब मैं किस्तों को सही से जमा नहीं करता हूँ, लास्ट टाइम होता है जो, उस समय जमा करूँगा तो 18,000 पड़ेंगे। लेकिन किस्तों को यदि प्रॉपर ढंग से जमा करूँगा ना, तो मेरे से 18,000 से कम रुपया पड़ेगा। वो कितना पड़ेगा, वो सामने अभी आ रहा है, देखिएगा। अगर मैं प्रॉपर ढंग से जमा करता तो मेरे से जो पैसा पड़ता वो कितना पड़ता, 3,000 गुणे 5, 3 पचे
15,000 रुपया जमा करना पड़ता। फ़ायदा हो जाता कितने हज़ार का, ज़रूर ये 3,000 होगा। ये कितना होगा, 3,000 करके देखें। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 30 का गुणा 10 में करेंगे 300, और 300 का गुणा 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में करेंगे तो हो जाएगा 3,000। हो गया ना 3,000, मतलब इसकी वैल्यू ये 3,000 है। मतलब क्या है साहब, इतने रुपए जो फाइनल बनाए थे दुकानदार ने कि इतने रुपए आपसे तब पड़ेंगे जब आप मेरी बात नहीं मानेंगे। जो भी किस्त मैंने बांधी है, वो जो किस्त जिस समय के लिए बांधेगा, जैसे मान लो मैंने जो फ़ोन लिया था ये इन टाइम है, यहाँ तक मुझे जमा करना है। पहली किस्त उसने यहाँ पर जमा करने के लिए बोला, दूसरी किस्त ये, तीसरी किस्त ये, चौथी किस्त ये, और फाइनली 5वीं किस्त यहाँ पर मेरे को जमा करना है, किस्त बाई किस्त इस तरीके से। लेकिन होता क्या है, मैं किसी कारणवश अगर ये किस्त नहीं जमा कर पाता हूँ तो मेरे से जो फाइनल अमाउंट वो वसूलेगा वो अब 12,000 का 18,000 वसूलेगा। अगर मुझे इकट्ठा जमा करना है लास्ट में, तब तो आपको 18,000 रुपये ही देने होंगे। लेकिन यदि आप जैसे उसने बताया उस हिसाब से करेंगे, अगर कायदे से करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। जैसे पहली किस्त का समय ये है ना, तो आप पहली किस्त यहाँ पर 3,000 रुपये की दे देते हैं, तो अब आपसे 3,000 पर ब्याज नहीं पड़ेगा। कब तक, पहली किस्त आप अगर ये किस्त वर्ष के हिसाब से चुका रहे हैं, जैसे एक वर्ष में एक किस्त, दूसरे वर्ष में 2 किस्त है ना, तो आपको पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष में ब्याज नहीं, यानी कि 4 साल का ब्याज आपसे नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी किस्त जब आप जमा करेंगे तो आपसे कितने, 1 2 3 साल का ब्याज नहीं पड़ेगा। अगर तीसरी किस्त आप जमा कर रहे हैं टाइम से तो आपसे 2 साल का ब्याज नहीं पड़ेगा इस किस्त पर। ठीक है। फिर आगे यदि आप यहाँ पर अगली किस्त जमा कर देते हैं, फिर आपसे अगले 1 साल का ब्याज नहीं पड़ेगा। तो फाइनली जब आप आखिरी किस्त जमा करेंगे तो आपका ब्याज क्यों पड़ेगा, तब तो आपका हिसाब ही हो जाएगा फुल एंड फाइनल। ठीक है। तो अब आप देखेंगे 4 साल का ब्याज होता कितना है, 3,000 रुपये का। तो देखेंगे अगर ब्याज की दर 10% है तो 4.40%, ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 तिहाई 30%। और ये कितना होगा, देखिए अलग लिख देता हूँ ताकि समझ आए। ये आपका टाइम है और ये आपका RT%, RT% मतलब ब्याज प्रतिशत। ठीक है। तो ये 40% होगा, ये 30% होगा, और ये 20% होगा, और ये 10% होगा। ऑल ओवर अगर जोड़ेंगे तो 10 20 30 30 60 और 40 100%। कितना हो रहा है, 100% ब्याज। मतलब 3,000 रुपये ना, ये 3,000 पर, ये सभी जगह 3,000 पर ही तो ब्याज लग रहा है, इसीलिए हम 3,000 रुपये मान सकते हैं मूलधन। तो 3,000 रुपये पर 100% ब्याज। इस जीरो से ये दोनों जीरो काट सकते हैं चाहो तो, या फिर ये 2 जीरो काट दो। ठीक है। तो 30 गुणे 100, 3,000 रुपये, कितना, 3,000 रुपये ब्याज के रूप में आया। और अभी मैंने बताया था यही तो फ़ायदा होने वाला था, ये 3,000 रुपये बना था। कहीं ना कहीं अगर आप कायदे से जमा कर रहे हो तो ये आप खुद के रुपए हैं आपके, मतलब आपने इतने बचा लिए, क्योंकि आपने पहले वर्ष में जो आपने किस्त चुकाई उसका अगले 4 सालों तक कोई ब्याज नहीं पड़ेगा। मतलब आपने कितना बचा लिया, 40% बचा लिया। 3,000 का 40% 1,200 होगा। कितना होगा, 1,200 रुपये। और आपने जैसे ही दूसरी किस्त जमा की तो आपने 30% ब्याज बचा लिया आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है ना। तो 3,000 का जब 30% निकालेंगे तो 900 निकलेगा। निकाल के देख लेना आप, निकल रहा है इतना नहीं। ठीक है। ऐसे ही आप आगे निकालेंगे तो 20% यदि इसका निकालेंगे तो 600 होगा। कितना होगा, 600 रुपये बचा लिया, 2 साल का ब्याज ना। 10% निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 300 रुपया। तो कहीं ना कहीं आपने कितना, 300 रुपया बचा लिया। टोटल कितना बचाया, 1,200 900 600 300। कुल मिला के यदि आप जोड़ देते हैं तो ये प्रतिशत नहीं रुपए है। ठीक है। 3,000 रुपये आपने बचा लिए। कब बचा लिए, जब आपने कायदे से जमा किया तब। ठीक है। अब एक बात आप बताइए कि फार्मूला ये आया कैसे, फार्मूले को भी लगे हाथ यहीं से समझ लेते हैं। देखिएगा, अगर आपको पता है कि किस्त कितने रुपए की है, यहाँ पर मेरे को पता था 3,000 रुपये की किस्त, ये तो मैंने फार्मूला सेट नहीं किया।
वैसे तो यहाँ पर मुझे ऐसे फार्मूला लिखना चाहिए था, बट क्या है, फार्मूला अगर लिखते तो शायद आप कम समझ पाते। ऐसे आपने अच्छे से समझ लिया इसको, बस इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। तो क्या है कि अब हम ये बताते हैं आपको फार्मूला आया कैसे। जैसे मुझे पहले से ही पता है, दुकान पे गया था, उसने पहले से ही बताया कि आपको ऐसे ऐसे किस्त जमा करनी, 3,000 रुपये की किस्त जमा करनी होगी और 3,000 की 5 किस्तों में आपका ये निपट रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, और यदि आप नहीं निपटाते हो तो फिर तो 18,000 रुपये पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आप बताइए 3,000 की जब हम 5 किस्तें भरेंगे तो कहीं ना कहीं 3 × 5 = 15,000 रुपये तो मेरे को जमा करने पड़े। हाँ बिल्कुल करने पड़े। बचे कितने भाई? 3,000 रुपये बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि मैंने कायदे से जमा किया इसलिए बच गए। ये जो ब्याज है ना, यही तो ये शो कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर ये 4 वर्ष है तो हम 4 × R% मान सकते हैं। मान लो हमको दर नहीं पता है, यहाँ पर 3 × R% मान सकते हैं, यहाँ पर 2 × R% मान सकते हैं, यहाँ पर 1 × R% मान सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, मैं वही समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे R% कॉमन कर लो, तो कितना आ जाएगा? 4 + 3 + 2 + 1 और इंटू R%। भाई मेरे, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये जो इतना जो मान दिख रहा है, ये यही तो है। R मतलब 10 और प्रतिशत हटेगा 100 आ जाएगा। 4 3 2 1, ये आपको सामने दिख रहा है। समझ आ रहा है ना? ये कहीं ना कहीं ब्याज है। और ये ब्याज लग किस पे रहा? आप देख पा रहे 3,000 पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? 3,000 पर। यानी आप इसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ऐसा हो सकता है x × टाइम t, और यहाँ पर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x रुपए पर ब्याज लग रहा है और ये क्या है? दर है। और यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, 4 + 3 + 2 + 1, और यहाँ पर मैं R% कर दूँ तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। प्रतिशत हटाते हैं तो यहाँ पर हम 100 लगा देंगे बटे में, है ना। तो ये यही तो लिखा है यहाँ पर। देखिए यही फार्मूला है, मैं फार्मूला भी दिखाऊंगा, यही फार्मूला है। बस अंतर क्या है, फार्मूले को थोड़ा कायदे से सोल्व कर दिया गया। कायदे से कैसे सोल्व किया गया? जैसे यहाँ पर मुझे मालूम है 5 किस्तें हैं तो 5 लिख दिया। अगर 5 किस्तों के बजाय समय पता ही नहीं होता तो टी होता, तो टी के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा जाता मालूम है? मैं अभी करके दिखा दूंगा। t/2 और इंटू t-1 ये होगा, और बटे में 100 होगा ही होगा। तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया? तो देखिएगा 4 3 2 1, मैं ये चीज़ सिद्ध करना चाह रहा हूँ यहाँ से। टाइम का हिसाब किताब, बाद बाकी तो सब सेम है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये समांतर श्रेणी बन रही है। आप देखेंगे समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो इनको योग करने का नियम क्या होता है? पदों की संख्या बटे 2, ठीक है। फिर क्या किया जाता? पहला पद 4, लास्ट पद 1। तो अब इसे थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो 4/2 काटना तो है ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी 5। या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 5/2 × 4। 4 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 - 1? बस बधाई हो, आपने सीख लिया। अगर ये 5 समय दिया ना, 5 की जगह पर t लिख दिया जाए तो क्या होगा? t, और यहाँ पर t-1। तो आपने ये समझ पाए होंगे कि यहाँ पर टी फार्मूले में इस टाइप से ये लिखा होगा, जबकि हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। बात एक ही है। चलिए ये बात समझ आ गई। अब इसको हम प्रतिशत में भी यूज करते हैं। प्रतिशत में कैसे यूज करते हैं उसे भी दिखा दो आप। देखिएगा, इसे मैं कर देता हूँ साफ, ठीक है। प्रतिशत में कैसे यूज करता हूँ वो भी देख लो। इसके बाद मैं फार्मूला दिखा देता हूँ, इसके बाद हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। बस यही था किस्त का मामला। और जो फाइनल में और भी कंक्लूजन भी दे दूंगा कि यहाँ पर क्या आपको समझना है और क्या आपने सीखा है, क्योंकि बहुत कुछ बता दिया ना, तो आपको आपके मतलब की क्या चीज़ है वो भी तो बताना है, तभी तो आप प्रश्नों को कर पाएंगे। इतना सब कुछ आपको याद ही नहीं रखना है ना। तो देखिएगा यहाँ पर करना क्या है, ये 500% लिखा है। 500% क्यों लिखा है? देखिए यहाँ पर जो भी किस्त होती है उसे हम 100% मान लेते हैं। तो 5 का गुणा करेंगे भैया 500% हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। और जब भी हम प्रतिशत, जब जैसे मूलधन को जब हम 100% मानते थे तो ब्याज को आपको पता होगा हम क्या मानते थे? RT% मानते थे। क्या मानते थे? RT% मानते थे। तो भाई साहब आप एक बात बताइए, जब हम मूलधन को 100%, इसको RT% मानते थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टी
और आर दिया गया, ये आर है और ये टी का मान मैंने अभी निकाला था ना वो दिया गया, और ये क्या है आर, और ये प्रतिशत लगा। बस वही चीज़ है, इसको 100% मान लिया तो ये भी भाई साहब प्रतिशत, ये प्रतिशत में लिखा गया तो ये भी प्रतिशत में लिखा गया, इसे RT प्रतिशत लिख सकते हैं। ये टाइम है, टाइम को मैंने ऐसे ही तो सेट किया है। इतना अगर समझ गए तो अब फार्मूला दिखा देते हैं आपको, ठीक है। क्या दिखा देते फार्मूला, कैसे देखिएगा, ये रहा। इस फार्मूले को कैसे बनाया गया, सेम उसी तरीके से बनाया गया। यहाँ पर डाटा हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन मैंने पहले समझा दिया तो कुछ तो समझ आएगा आपको। ये फ़ोन है, मान लेते हैं 100 रुपये इसकी कीमत है, ए रुपये जमा करके ये फ़ोन ले लिया जाता है एक्स माइनस ए यानी 22 रुपये में, ठीक है। अब 22 रुपये पर लगेगा ब्याज, 22 रुपये पर आर प्रतिशत टी समय के लिए ब्याज लगा RT प्रतिशत, तो टोटल जो होगा 22 प्लस RT प्रतिशत वाई पर लगकर टोटल योग करके इतना आएगा, ठीक है। अब ये रुपया वो है जो बकाया राशि में आएगा, ठीक है, ऋण देय राशि। इतना अगर आप कायदे से नहीं जमा करेंगे तो इतना पड़ेगा, ठीक है, और कायदे से जमा करेंगे तो इसके बीच पड़ेगा। जैसे अभी मैं समझा दूंगा। तो ये धन ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ये किस्त, एक किस्त का मान, ये समय, कितने समय के लिए, वही मैंने उधर भी बताया था 3000 रुपये किस्त थी, पाँच किस्तों में जमा करना था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, किस्त 3000 रुपये किस्त पर लगता है ना ब्याज, तो ये किस्त और ये आर यानी किस दर से, और ये टाइम को मैंने T-1, अच्छा 2 जो है यहाँ नीचे लिख दिया, 100% हटेगा उसके लिए, ठीक है। प्रतिशत में फार्मूला देखिए 100 इंटू टी प्रतिशत, मतलब इसको 100 मान लिया कितनी किस्तों में, तो टी में है ना, तो टी प्रतिशत मान लिया, प्लस यहाँ पर टाइम टी इंटू T-1/2 इंटू आर प्रतिशत, वही फार्मूला हो गया। किस्तों का मसला आपको समझ आ गया। अब चलिए, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, प्रश्नों को फटाफट बनाते हैं और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आ गया होगा। तो पहला प्रश्न आपका उठाते हैं और मज़े से बना देते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया 600 रुपये वार्षिक किस्त हो तो 5 वर्ष में जमा की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें, ब्याज की दर 5% हो। देखिए इसे टाइमलाइन पर बनाते हैं। देखिए मान लेता हूँ कितनी, 5 वर्ष में जमा करना समान किस्तों से, है ना। तो 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ से जमा कर सकते हैं। 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये। ईमानदारी से आपको बताना है कि यहाँ पर ब्याज कितने साल का पड़ने वाला है, 600 पर बचने वाला है, पड़ने वाला नहीं, 600 रुपये पर ब्याज बच जाएगा। अब 600 रुपये यदि आपने जमा कर दिए तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल का ब्याज आपसे नहीं पड़ेगा। 4 साल का ब्याज कितना होगा, 5% की दर है भाई साहब, और 4 वर्ष के लिए 4 पंचे 20, कहीं ना कहीं 20% आपने ब्याज बचा लिया। यहाँ पर इससे कितने वर्ष का ब्याज नहीं पड़ेगा, 3 वर्ष का, तो 3 का जब गुणा 5 में करेंगे 3 पचे 15%। यहाँ पर आपसे 2 साल का ब्याज नहीं पड़ेगा। अब 2 में गुणा जब 5 का करेंगे 5 दूनी 10% बचा लिया। यहाँ पर 1 साल का नहीं पड़ेगा ना, तो 1 में 10 का गुणा करेंगे, 5 का करेंगे 5%। ऑल ओवर आपने, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस किस्त पर फाइनल हो जाएगा आपका तो ब्याज का आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो 20 यहाँ से जोड़ते हैं, 5 10 15, 15 30, 20 50%, ऑल ओवर 50% ब्याज आपसे आपको बच जाएगा आपका ब्याज, ठीक है। किस पर ब्याज ये पड़ रहा था, 600 रुपये का, तो 600 का 50% आप देखेंगे, 2 जीरो काट दो, 6 पंचे 30 यानी कि 300 रुपया। अब टोटल रुपया कितना जमा किया, 5 किस्तें जमा की 600 की, 6 पंचे 30, इतना रुपया आपने जमा किया, 6 पंचे 30, 3000 रुपये, ठीक है। और इतना आपने बचा लिया, और यदि आप नहीं जमा करते ये तो कितना पड़ता, उसी धनराशि की बात कर रहे हैं, ये फाइनल अमाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब बकाया राशि की। तो बकाया राशि मतलब ऐसे निकालते हैं कि ये अगर नहीं जमा करते तो टोटल कितना पड़ता, तो आप कहते 3000 प्लस ये 300 जो बचा लिए ये भी पड़ते, कितना हो गया, 3300 रुपये आपसे पड़ता। ये तो हो गया आपका विकल्प ए सही। इस तरीके से दूसरा हमारा फार्मूला तरीका क्या कहता है कि किस्त क्या होगा, किस्त 600 रुपये की, समय मतलब कितने किस्तों में निपटाया, 5 किस्तों में, प्लस 600 का ब्याज कितना पड़ रहा, 5%। समय हमने बताया 2 तरीके, एक तो टी वाला लगाया, या फिर हमने एक तरीका ये भी बताया कि आप समय को ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे घटा के
4 + 3 + 2 + 1, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक घटा के जितना भी समय हो उसे एक घटा के लिखते चले जाओ और बटे 100, प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा। इससे ये काट दो ना, 6 पंचे 30, इनको टोटल किया 10, 10 तिहाई 300, 300 और 6 पंचे 30, 3000, कितना हो गया 300, 3000, 3300 रुपया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका विकल्प सही है। अगले प्रश्न में फटाफट देख लेते हैं क्या बोला गया। ऐसा ही प्रश्न है, देखिए ट्रिक से भी बता दिया, वैसे भी बता दिया, कॉन्सेप्ट से भी। देखिए हम यहाँ पर लिखा 900 रुपये वार्षिक किस्त हो 5 वर्ष में जमा की जाने वाली धनराशि, उसी की बात कर रहे हैं। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% हो, टाइमलाइन से बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, 900 900 900 900 900, ठीक है। 4 साल का ब्याज ये बचाएगा, 10 के हिसाब से 40% बचा लेगा। ये 3 साल का 30%, ये 20%, ये 10%, ये 0। मतलब यहाँ पर ब्याज पड़ना ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हिसाब किताब हो जाएगा। 10 20 30 30 60 40 100%, 100% किसका, 900 पर पड़ रहा ना, तो 900 का। अब भाई साहब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, कितना हुआ 900 रुपये। 900 रुपये इसने बचा लिया। कुल मिला के 9 पना 4500 रुपया इसने जमा किया और 900 बचा लिया। अगर ये कायदे से जमा नहीं करता तो कितना जमा करना पड़ता, उसी बात की ये चर्चा कर रहे हैं। तो भाई साहब कायदे से नहीं करते तो फ़ायदा नहीं होता 900 रुपये का, यानी कि 5400 रुपये जो होगा इसका आंसर होगा। बी पार्ट एकदम सही है। अगर इसे हम फार्मूले से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते, आपके लिए छोड़ता हूँ, आप फार्मूले से इसको बनाइएगा आराम से। यहाँ पर अगले प्रश्न में दर पूछी गई, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। देखिए 1200 रुपये की किस्तों में मूलधन 4300 रुपये को 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है, इसको भी टाइमलाइन से मरोड़ देते हैं। 4 वर्षों में बोला गया 1 2 3 4, ठीक है। आप 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये 1200 रुपये, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर देखा जाए बात चौक 4800 रुपये, रुपए की किस्तों में मूलधन 4300 रुपये को 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है, तो वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है। अब देखिएगा ये 3 साल का ब्याज बचा लेगा, लेकिन ब्याज की दर पता नहीं, R% मान लेते हैं। 3 साल में ये 3R% बचाएगा, ये 2R% बचाएगा, ये 1R% बचाएगा, ये 0। फाइनली आप देखेंगे 2 3 2 5 1 6R% इन्होंने बचा लिया, किसका, 1200 रुपये का। तो 2 जीरो से प्रतिशत काट दो तो क्या, 72 R, ये इन्होंने बचा लिया। अब देखिए अगर ये कायदे से जमा नहीं करते तो कितना पड़ता, 4800 + 72 R, ये और पड़ता ना, अब इतना पड़ता। अब ध्यान से समझिए, ये मूलधन 4300 रुपये है। मूलधन कौन सी राशि मैंने बताई थी, जो जस्ट जैसे मान लो मैंने कोई फ़ोन ख़रीदा था, ध्यान दो 15,000 रुपये का फ़ोन था, 3,000 रुपये मैंने जमा किए थे, जो 12,000 रुपये आए थे ना, वो मूलधन था, 3,000 मैंने जमा कर दिए थे, तो 12,000 रुपया आया था, वही मूलधन था। अब इस पर ब्याज भी तो बकाया है, तो इस पर ब्याज लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये 4300 रुपया है ना, ये वही मूलधन है, इस पर अभी ब्याज बाकी है। ब्याज कितना लगेगा, तो देखिए 4300 रुपया है, इस पर ब्याज लगेगा R% का, मान लिया ना, 4 के लिए 4R हो जाएगा, यानी कि 100 + 4R, और यहाँ पर प्रतिशत कर देंगे, बराबर क्या होगा, देखिएगा ये 4800 और प्लस 72R। सीधी सी बात है, इतना है, इसे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए देखिए प्रतिशत से ये 2 जीरो चले गए, 43 का गुणा 1 में 100 में होगा ना, तो 43 100 हो जाएंगे, और प्लस 43 का 4 में होगा तो 4 × 12 और 4 × 16 और 1 17, 172R, बराबर भैया 4800 और प्लस 72R। अब देखिए 72R इधर ले आओ तो 100R बचेंगे, और 4300 उधर ले जाओ
तो 48 से 43 जाएंगे, 500 बचेंगे। अब देखिएगा 100 आर पर 500, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, 500/100, है ना। इससे इसे काट दो आप, तो फाइनली हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 5%, ठीक है। कितना आएगा, 5%। आर का मान आ गया, यही सही है विकल्प। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है 1092 रुपये पर 3 वर्ष में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ली जाने वाली वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर किस्त पूछ दिया गया, तो क्या दिक्कत है, किस्त को भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, पहले तो हम टाइमलाइन से ही समझ लेते हैं। देखिए कितनी, 3 वर्ष में 12% वार्षिक, है ना। तो हम मान लेते हैं 100 रुपये की एक किस्त है, दूसरी भी 100 रुपये की किस्त है, 3 का है ना मसला, तो 3 किस्तें इस तरीके से 100 और यहाँ पर भी 100। देखिए जब 100 का 12% हम निकालेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, तो 12 रुपया नहीं, 2 वर्ष का ये ब्याज बचाएगा ना, तो 12 दूनी 24, 100 का 24%, 24 रुपया हो गया, या फिर अभी 24% ही रहने दो। और ये 1 वर्ष का बचा लेगा, तो ये कितना, 12%। 12 और 24 आप देखेंगे 36%। 36% किसका बचाया, आप कहेंगे 100 का, है ना, 100 का बचाया ना। तो कहीं ना कहीं इसने फ़ायदा जो किया है वो 36 रुपये का। अगर फ़ायदा नहीं करता, मतलब कायदे से ये नहीं जमा करता, तो कितने रुपए पड़ते, तो आप कहते 300 ये और प्लस 36 ये, तो आपसे पड़ते 336 रुपया। लेकिन आपने कायदे से जमा किया, इसलिए आपसे कितने पड़े, 300 रुपये, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है कि कायदे से नहीं जमा करोगे तब आपसे 1092 पड़ेंगे। तो 1092 जो है ना, ये लास्ट में बैठे बाउंड्री पर ये वैल्यू है। तो आप 1 का मान निकालिए, 1 का मान 1092 और बटे 336, काट दो आप। 3 एकन 3 एकन 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 1 बचा 19, 3 छक्के 18 और 3 चौके 12। फिर से आप काट दो, किससे कटेगा देख लेते हैं। यहाँ पर 4 से कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, इसे काटो। 4 नेम 36, 4 एकन 4, इसे फिर से काट दो। 7 चौक 28, 7 एकन 7 यहाँ 21, 4 एकन 4, ये हो क्या रहा, 4 तियो 12, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कुल मिला के 1 इकाई की वैल्यू 3.25 है, ठीक है। अब किस्त हमारी इस हिसाब से, यदि 1 इकाई 3.25 के बराबर है, तो भाई साहब 100 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 3.25 गुणे 100, यानी कि 325 रुपये के बराबर होगा। ये तो हमारे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। अब इसको हम अपने फार्मूले से भी बता देते हैं। देखिए वो फार्मूला हमारा नहीं है, वो पहले से ही आया है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है और वो सबका फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए फार्मूले से भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या आता है या नहीं आता है। तो फटाफट हम लिखेंगे 1092, ठीक है, बराबर में हम मान लेते हैं किस्त की जो राशि है वो 100 रुपये है, और यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा आप बताओ 100% वाला फार्मूला लगा लें या फिर आप बताओ कि x वाला, चलिए x वाला ही लगा लेते हैं। तो x गुणे 3 प्लस क्या होगा, किस्त x, इस पर ब्याज 12% का है ना, और समय को हम कैसे लिखते हैं, इसमें से एक घटा के 2 + 1 है ना, और बटे में 100, बस इसे मरोड़ देना, काम हो जाएगा। देखिए इसका इसमें गुणा करिए, पहले तो 1092 और इसमें गुणा करेंगे 300x और प्लस ये हो जाएगा 12 और इसको कह देंगे 3, 12 तिहाई 36, 36x है ना, सबके बटे कितना हो जाएगा 100, क्यों इसका इसमें गुणा कर दिया तो सबके बटे हो जाएगा 100, इधर आ जाएंगे। तो 1092 गुणे 100। अब देखिएगा यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 300x और 36x, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे नहीं समझेंगे कि यहाँ पर 336x हैं। अब इनको इधर लाओगे तो ये 336 का भाग लगेगा, तो मतलब x का मान यही तो आएगा। आप समझने की कोशिश करिए,
यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ते हैं, ये तो उधर चलेंगे, इनको जोड़ेंगे ये हो जाएगा, और इनको इधर भाग देंगे तो ये आ जाएगा। अभी इससे मैंने काटा था कितनी बार में, 3.25 बार में। 100 का गुणा करेंगे तो x का मान आ गया कितना, 325। ये फार्मूले की वजह से आ गया, ठीक है। सॉरी, कौन सा विकल्प लगा दिए, 325 बी पार्ट एकदम सही है। कौन सा सही है, बी पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, इसे हम आसानी से वैसे भी बना सकते थे, कौन से फार्मूले से, प्रतिशत वाले। अगर चाहूँ तो मैं आपको वो भी एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ और बेहतर ढंग से चीज़ों को, क्योंकि यहाँ इस वीडियो का मकसद ही आपके लिए है कि आप सब चीज़ों को कायदे से समझ पाएँ। आपके लिए क्या बेहतर है, आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ। देखिए ऐसे ही तो लिखा था हमने, प्रतिशत वाले में किस्त को x नहीं माना था, 100% माना था। समय 3 है तो 3 लिख देंगे, तो कहीं ना कहीं हम 300% यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर सीधा RT प्रतिशत, R मतलब 12 और T मतलब यहाँ पर T से क्या मतलब है, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 से घटा के यानी कि 2 + 1 और यहाँ पर 12 और प्रतिशत है ना, तो 3 कितना हो जाएगा आप समझिएगा। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 12 × 36%, इसको लिख सकते हैं कितना, 36%। तो ऑल ओवर आप कह सकते हैं 336% जो है किसके बराबर है, 1092। तो फिर भाई साहब 1% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1092/336। इसे अभी तो काटा था 3.25 बार में ना, तो 1% की वैल्यू ये। अब आपने किस्त को माना 100% है ना, तो 100% के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, तो 3.25 × 100 तो कितना आ जाएगा, 3.25 रुपये। आई होप आप समझ पाए होंगे, मैंने तीनों तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ भी वार्षिक किस्त, चलिए हम प्रतिशत वाला ही तरीका अपनाते, 848 रुपये। अब देखिए किस्त हम 100% मानते, 4 वर्ष के लिए 400% कर सकते हैं ना, ठीक है। प्लस समय जो भी है उसमें से घटा के 3 + 2 + 1 और दर 4% है ना, तो कुल मिला के आप देखेंगे 400 और 3 2 5 1 6 6 चौक 24% है ना, 424%, 424% जो है 848 के बराबर है। तो ये जस्ट दोगुना है, तो 1% कितना है, 2 के बराबर। 100% किस्त को माना तो 100% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 200 रुपये के बराबर। ये तरीका हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसे लाइन मेथड से लगाना चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। कौन सा विकल्प सही है, जो विकल्प आपका ए पार्ट है वो एकदम सही है। देखिए लाइन मेथड से भी मैं बता देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपको समझाना, तो आप लाइन मेथड से समझिएगा। जैसे कि 4 किस्तों में जमा करना, 1 2 3 4 है ना। अब यहाँ पर किस्त तो मुझे मालूम नहीं, तो 100 मानते हैं, यहाँ पर भी 100 मान लेंगे, यहाँ पर भी 100 मान लेंगे, यहाँ पर भी 100। इसने अपना ब्याज कितने, 3 वर्ष का बचा लिया ना, और 1 का 4 तो 3 का 12% इसने सेव किया, और 3 का देखिए यहाँ इसने 2 का 4 दूनी 8% इसने सेव किया, और इसने 1 वर्ष का तो 4 एकन 4% इसने, और इसी ये 0, तो 4 8 4 12 12 24% कहीं ना कहीं ब्याज बचा लिया। 100 का 24% कितना होगा, तो आप 2 0 से 2 0 काट के 24 रुपये है ना, 24 रुपये बचा लिए। लेकिन ये 848 रुपये है ना, ये जस्ट यहाँ की वैल्यू है कि यदि आप पैसे कायदे से जमा नहीं करोगे तो आपसे 848 रुपये लास्ट में वसूले जाएंगे। लेकिन आप तो कायदे का काम कर रहे थे, तो आपसे 848 तो पढ़ने ही नहीं है, फिर आपसे पढ़ने कितने हैं, 400 रुपये। देखिएगा 400, अभी ये कायदे वाला नहीं, ये तो मैंने माना उस हिसाब से 400 पढ़ना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 400 के हिसाब से ब्याज आपने 24 रुपये बचा लिए। टोटल कितना, मेरे हिसाब से कायदे से यदि मैं जमा नहीं करता तो 400 रुपये वैसे कायदे से जमा करने पड़ते, कायदे से नहीं करने पड़ते, 24 रुपये और बढ़ जाते, तो 24 रुपये और बढ़ जाते, तो कितना 424 रुपये देना पड़ता। अब ये बोल रहे 424 नहीं प्यारे,
848 देना पड़ेगा जब कायदे से नहीं जमा करोगे। तो कहीं ना कहीं 424 जो है ना 848 के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जस्ट दो गुना है। एक का मान 2, तो आप बताओ 100 का मान कितना होगा? आप कहेंगे 200 रुपये। कौन सा विकल्प सही है? ये पार्ट सही था। ठीक है, चलिए भाई मेरे अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। भाई मेरे छोटा चैनल है, आपके सपोर्ट के बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। यदि आपका साथ मिला, आपने साथ दिया, तो मेरा भी चैनल ऊपर आएगा, ऐसी बात थोड़ी है। तो चलिए देख लेते हैं। कितना वार्षिक भुगतान, वही बात, वार्षिक भुगतान का मतलब किस्त की बात कर रहे हैं। 944 रुपये के ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर वार्षिक दर 12% हो। भाई साहब टाइमलाइन से लगा दो या प्रतिशत मेथड से लगा दो। कितना रुपया? 944। ठीक है, 944 रुपया कितनी किस्तों में भाई मेरे? 4 किस्तों में ना। तो हम 100% किस्त मानते हैं, तो 400 लिखने में क्या दिक्कत है? 400 हम लिख देंगे। ठीक है, 400%। अब आते हैं यहाँ पर 4 है ना, तो क्या लिखेंगे? 3 + 2 + 1। ठीक है, दर कितनी है? 12%। ओके, इनको सोल्व करो। 3 2 5 और 1 6, बाछंग ये 6 बाछंग 72, क्या लिख सकते हैं? 72%। इसके लिए 72 लिख दिया आपने। तो ये टोटल आप देखेंगे कितना हो गया? 472। अरे भाई साहब 472%। अब देखिए 472% जो है 944 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जस्ट आपको नहीं लग रहा है ये 2 गुना है इसका, है ना? तो 1% जो है 2 के बराबर है। तो 100% किस्त 100% की मानते हैं ना, तो कितना होगा? तो आप कहेंगे 200 रुपये। इसका भी आंसर डी पार्ट ही है। कौन सा विकल्प सही है? डी पार्ट एकदम सही है। ठीक है, चलिए इसको लाइन मेथड से भी बता देते हैं, अच्छा लगेगा मुझे। 4 किस्तों में जमा करना है, 1 2 3 4। यहाँ पर ये 944 रुपये उस स्थिति में देने होंगे जब आप किस्त कायदे से जमा नहीं करेंगे तब। चलिए हम देखते हैं, हम मान लेते हैं 100 रुपये किस्त यहाँ पर, 100 रुपये की यहाँ पर, 100 रुपये की यहाँ पर, 100 रुपये की यहाँ पर। यहाँ एक्चुअली 100 रुपये की किस्त नहीं होती है, वो मैं मान लेता हूँ, बाद बाकी मैं हिसाब करना जानता हूँ, कर देता हूँ। चलिए 3 यहाँ पर ये किस्त जमा होगी, 3 साल का ब्याज बचेगा। 1 साल का 12, तो 12 तिहाई 36% आपने ब्याज बचाया। 12 दूनी 24 ये बचाएगा, 12 एकन 12 ये बचाएगा, ये 0 यहाँ जमा करेगा। तो यहाँ तो फाइनल है, यहाँ पर ब्याज का क्या मतलब निकलता? कुछ नहीं। तो 12 और 24 36, 36 दूनी 72%। और ये किसका? 100%। 100 का 72 है ना, तो 2 0 कट गए, कहीं ना कहीं 72 रुपये बचा लिए। बचा कब लिए? जब कायदे से जमा किए। कायदे से जमा कितना किया? 400 रुपया। और बचाया कितना? 72। मान लो कायदे से नहीं जमा करते तो 72 और एक्स्ट्रा पड़ते ना, तो टोटल कितना पड़ता? 472 रुपये। 472 रुपये। अब आप बताइए 472 रुपये टोटल पड़ता, मैं बोल रहा हूँ, वे बोल रहे 944 पड़ते, 944। तो भाई साहब 1 का मान 2, तो आप 100 का मान क्या बोलेंगे? 2 गुना ना, 200 रुपये। लाइन मेथड से भी लगा सकते थे ऐसे। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या बोला गया है। 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा? यहाँ पर वही देय ऋण पूछा जा रहा है। चलिए हम कोशिश करते हैं इसको टाइमलाइन से बनाने की। टाइमलाइन के बाद फिर वैसे 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5 हो गया। मान लेता हूँ यहाँ पर ये जो धन आएगा उसकी बात कर रहे हैं। चलिए 700 रुपये पहले, 700 रुपये बाद में, 700 रुपये फिर, 700 रुपये अब, 700 रुपये तब जमा किए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ 4 वर्ष का ब्याज ना, 4.40% बचाएगा। इसको जमा करने के बाद ये कितना बचा लेगा? 10 तिहाई 30% है ना। ये 2 वर्ष का 20%, ये 1 वर्ष का 10%, ये 0। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर तो जमा ही कर रहे हैं, तो 10 20 30 30 60 40 100%। कितना? 100% ब्याज बचा रहा है। कितने पर? 700 पर।
तो भाई साहब 700 लिख दो, 2 जीरो इस प्रतिशत से कट जाएंगे, 700 आ जाएंगे। ये सब लोगों को पता होगा भाई मेरे, ये क्यों कट जाते हैं, क्योंकि प्रतिशत को आप 1/100 लिखते हो ना, तो 2 जीरो ऐसे काट देते हैं, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, आप भाई साहब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 700 रुपये। अब आप देखिएगा 7 पना 3500 रुपया, ध्यान से समझिए, 3500 रुपया ये टोटल आपने किस्तों के द्वारा जमा किया कायदे से, तो आपका इतने में हिसाब हो गया। लेकिन ये बोल रहे हैं ये तब बताइए अब जब ये आप कायदे से जमा नहीं करते, कायदे से नहीं जमा करते तो भाई साहब ये 700 बचा है ना, ये भी आपसे पड़ जाते। तो कितना हो जाएगा, 3500 और 700 तो 4200 रुपये। कितना हो जाता, 4200 रुपये आपको देना पड़ता। कौन सा विकल्प सही है, ए पार्ट सही है। अब आप कहेंगे लगे हाथ इसको वैसे भी बना दिया जाए फार्मूले से भी, तो चलिए किस्त कितने की, 700 रुपये की। 700 कितने, 5 बार में। चलिए 700 का ब्याज 10% की दर से है ना, समय 5 का है ना, तो 4 + 3 + 2 + 1 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दशामन 70, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 700 कितना हो जाएगा, 700। भाई साहब 7 पना 3500 और प्लस 700 कितना हो जाएगा, 4200। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प आपका ए पार्ट एकदम सही है। ये प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न को आप बनाइएगा अपने ढंग से, मैं इसको फार्मूले से बना देता हूँ। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का और इसे फटाफट मैं बना देता हूँ। देखिएगा ये जो है ये मूलधन है, सबसे पहले इस पर ब्याज लगेगा और दर पूछा गया ना आर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए इसको इससे लगाते ही नहीं, इसको ट्रिक से लगाते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा, ट्रिक क्या कहती है, टाइमलाइन वाली ट्रिक लगा दो, आसान हो जाएगा। और या फिर और भी एक ट्रिक होती है, उससे भी इसको बना सकते हैं। चलिए टाइमलाइन वाली ही बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर धन कितना है अभी ये पता नहीं, ये जो राशि है वो ये नहीं है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर अभी इस पर R% लगेगा तब जाके यहाँ पर होगा कितना, 10 का 100 + 11R। ये जो धन होगा यहाँ पर देने वाला दे राशि या ऋण राशि वो ये होगी, ठीक है। ये 10 रुपये नहीं होंगे। अब देखिएगा यहाँ 1 रुपये की दर से दिया जा रहा है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये किस्त है। अब आप देखिएगा ये 10 वर्ष का ब्याज बचेगा, यहाँ पर 10 महीने का ब्याज बचेगा सीधा 1 रुपया देने के बाद। तो भाई साहब 10 महीने का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10R%, इसी तरीके से 9R%, इसी तरीके से डॉट डॉट 1R% तक चलना होगा, ठीक है। तो ऑल ओवर यदि आप देखेंगे टोटल, तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी रहा है। देखिए इतना सब कुछ लिखना मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा, आपके लिए भी। तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, टोटल पद कितने, 10, 10 बटे करते हैं 2, पहला पद 10R, ठीक है, और प्लस लास्ट 1R, और ये सारा कुछ प्रतिशत में चल रहा है 5, तो 10 1 11, 11 पचे 55। लो मैंने समस्या का समाधान निकाल लिया, 55R% ब्याज हुआ टोटल। ब्याज लग किस पर रहा, 1 पर, तो 1 का 55R% कितना होगा, तो आप कहेंगे प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लगेगा, 55R/100 है ना। अब इसे काट दो, कितना आएगा 11, यहाँ पर 20, यानी कि फाइनली आप पा रहे हैं 11/20R, ठीक है। आपने टोटल जमा कितना किया कायदे से, 11 रुपया। अगर आप कायदे से नहीं जमा करते तो आपसे कितना पड़ता, 11 ये, और प्लस जो आपने बचा के रखा कोने में ये भी आपसे पड़ जाता जुर्माने के तौर पे, 11/20R। और ये किसके बराबर होगा, अवश्य इसके बराबर होगा। ये प्रतिशत अगर हटा दें तो नीचे 100 आ जाएगा, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, ये इससे कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अब 10 बचा, 10 का इधर भी भाग दे दो, 100/10 और प्लस 11R/10 बराबर होगा क्या, 11 + 11/20R, है ना। तो आप बताइए, ये इससे चला गया, 10 बचा ना। अब 10 को इधर ले जाओ
और आर वाले को इधर ले आओ, तो 11R बटे 10 माइनस 11R बटे 20 और बराबर 11 माइनस 10 बराबर 1, है ना। इसे आप सोल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 20 और यहाँ पर हो जाएगा 22R, भिन्न तो आती होगी, ये 11R घटा के आप कहेंगे 11R बटे 20, यही बचेगा फाइनली। 20 का बराबर 1 चल रहा है ना, तो 20 का गुणा इस 1 में होगा, 11 का भाग लगेगा, R बराबर हो जाएगा 20 बटे 11। अब चूंकि ये महीने का मसला था, 100 का गुणा 12 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा वर्ष का, ठीक है। अब देखेंगे 12 दूनी 24, 240 बटे 11, इसको सोल्व करेंगे 21 सही 9 बटे 11%। ये थोड़ा सा आपको हो सकता विचलित कर रहा हो, देखिएगा यदि आप फार्मूले से लगाते तो शायद आप विचलित नहीं होते और इसे आसानी से बना सकते थे। टाइम हो रहा ज़्यादा, इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ दूसरा, उससे आप बना लेना। क्या होता है, ये 11 लिखे, इससे 1 कम करिए 10, फिर ऐसे ही किस्त घटाते जाइए, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, इसी तरीके से फिर 1 घटाएंगे 8, फिर 1 घटाएंगे, ये कब तक घटाएंगे, जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो फिर करते रहिए, घटाते रहिए, 1 1 7 6 और 5 3 5 4 3 2 1, ठीक है। और फाइनली आप 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। टोटल जब आप जोड़ेंगे 10 से 1 अभी जोड़ा 55 आया था, ठीक है। 55 गुणे ब्याज की दर कितनी पता नहीं, R और इंटू 1 बटे 100 तो होना ही होना है, और 12 गुणा इसलिए किया गया क्योंकि इसे वर्ष में चेंज करना है, और जो होता है ये SI के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, किस्त के बराबर होता है। किस्त कितनी है आपकी 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे। अब किससे काटें, 5 एकन 5 एकन 5, 5 दूनी 10 0, ये कहीं ना कहीं आपका 20 12 गुणा करेंगे 240, 12 दूनी 24, 240 का गुणा इधर हो जाएगा, यानी 11R बराबर 240, R बराबर हो जाएगा 240 बटे 11, सोल्व करेंगे 21 सही 9 बटे 11%। तो दोस्तों आज का सफ़र मेरा यहीं तक था। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।